साथियों, रेलवे, एसएससी, पीसीएस, पटवारी और कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज की इस क्लास में जो विज्ञान के क्वेश्चंस आप पढ़ोगे इनको हल्के में मत लेना साथियों। अब तक बहुत सारे परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और आज की इस क्लास में बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से इन 50 क्वेश्चनों को आपके सामने पेश करेंगे। तो सभी साथी जो है इस क्लास को आज कंप्लीट देख लेना, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पर। देखिए, चावल को पकाना या पकाने में इनमें से किस जगह पर कठिनाई आएगी, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है या क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा है। तो देखो, चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पर, जहाँ पर दाब की, वायुमंडलीय दाब की कमी होती है। और वायुमंडलीय दाब की कमी कहाँ पर होती है, पर्वत के शिखर के ऊपर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी जहाँ पर ऊंचाई होगी वहाँ पर चावल पकाना कठिन होगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, पर्वत के शिखर के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों। देखते हो ना, कोई भी सुनसान जगह पे या पहाड़ी पर आप जाते हैं और चिल्लाते हैं तो उसके लिए हाथ को आप अपने समीप रखते हैं, मुंह के समीप अपने हाथ को रखते हैं, उसके बाद चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न की रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। यानी क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है कि क्या कारण है कि जिस रात में मेघ बना रहता है उस रात की अपेक्षा जो रात बिल्कुल नॉर्मल होती है उस रात में जो है अधिक ठंडी होती है। तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट है विकिरण के कारण। देखते हो ना साथियों, जब देखते हो जब आसमान में मेघ बना होता है तो गर्मी लगता है और जब साफ रहता है आसमान तो उससे जो है ठंडी लगती है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा रात अधिक ठंडी होती है। याद रखिए, ठीक है, मेघाच्छन्न की रात की अपेक्षा निर्मल रात जो है वो अधिक ठंडी रहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, विकिरण के कारण ऐसा होता है। अगला है, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है। तो वह जो पिन होल कैमरा होता है ना, उससे हमें सामान्यतः क्या मिलता है, याद रखना उल्टी छाप प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उल्टा चित्र या उल्टी छाप। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो साथियों देखिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं ठीक है एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। याद रखिए मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मॉर्फोलॉजी। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। तो साथियों देखिए, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। तो भाई याद रखिएगा करेक्ट होगा निच्छालन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, निच्छालक याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं। तो देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं वो क्या है। तो याद रखिए करेक्ट आएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, आर्सेनिक याद रखना। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करती है, याद रखिएगा ग्रीन पीस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन पीस। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव जो होता है वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों ही, क्योंकि मानव जो है शाकाहारी भी होते हैं मांसाहारी भी होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो वह पारिस्थितिक तंत्र के विषय में इनमें से कौन सही नहीं है यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये बंद तंत्र नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन एक
प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो भाई इनमें से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? देखिए करेक्ट आएगा सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकीय पदछाप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। देखिए वह धारणीय विकास इनमें से कौन सा है जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय किसके? तो देखिए वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने के कारण इनमें से तीन तो हुआ है, एक कोई उससे कोई भी मतलब नहीं है, वही आपको बताना है। तो देखिए वातावरण में ग्रीन हाउस गैस बढ़ने से भूमंडल में गर्मी बढ़ी है, ये बिल्कुल सही है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय हुआ है, ये भी सही है। ऑक्सीजन का निषेचन प्रभाव ये गलत है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का निषेचन प्रभाव ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से ऑक्सीजन का निषेचन प्रभाव नहीं हुआ है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किसने बताया था? देखिए कोशिका का जो जीवित अंश है वो जीव द्रव्य कहलाता है, और यह किसने बताया था? तो याद रखिएगा, माफ करना यार, किसने बताया था नहीं, देखिए यह किससे बनता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, और जीव द्रव्य जो है वो किससे बनता है ये आपको बताना है। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर, ठीक है, याद रखना। अगला है, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? अब देखिए जो पत्ता होता है, मान लेते हैं पत्ता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, छेद है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? याद रखिए रंध्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी रंध्र। अगला है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रातन का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है किसका? तो भाई किसी आधार के चारों ओर यानी बेस के चारों ओर मटर के प्रातन का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है किसके? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका होगा ऑप्शन नंबर ए स्पर्शनुवर्तन का, याद रखना स्पर्शनुवर्तन का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा हेलियोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है इस क्लास में, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसमें? ये क्वेश्चन जब पेपर में पूछा जाता है तो अधिकतर बच्चे स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्लास अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो स्किप करने की नौबत नहीं आएगी। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? देखिए सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो है वो कहाँ चलता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के लाल व नीले रंग के क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो साथियों देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है उस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को याद रखना, और देखिए ओलेरीकल्चर के नाम से या अलेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? यानी जंग रहित अगर लोहा बनाना है तो उनमें से कौन सी धातु महत्वपूर्ण होती है? देखिए करेक्ट आएगा क्रोमियम। नेक्स्ट है, अखरोट प्राप्त होते हैं किससे? तो भाई अखरोट जो है ये किससे प्राप्त होते हैं? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना क्लेविसेप्स से, ठीक है, क्लेविसेप्स से अखरोट प्राप्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो वाहिनी विहीन ग्रंथि है? याद रखिएगा अंतस्रावी ग्रंथि। चलिए
आगे देखिए, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? तो भाई वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? याद रखिएगा, मशीनी भाषा कहलाता है। आगे देखिए, केलामीन किस धातु का अयस्क है? तो भाई देखिए, केलामीन जो है साथियों ये जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, जस्ता। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? याद रखिए, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसी कारण पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा जो है ना एक साथ नहीं पिघलता है। तो करेक्ट आएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होगा? तो भाई द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होगा? याद रखिए, संवहन विधि के द्वारा। ठीक है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो भाई सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है वो किसमें पाए जाते हैं? याद रखिए, टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? याद रखिए 38। एक गिलास में यदि बर्फ हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें इसीलिए आ जाती है क्योंकि, यही आपको बताना है। देखिए, गिलास में अगर बर्फ होता है तो उस गिलास के बाहर जो है ना पानी की बूंदें आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? याद रखिए, हवा की नमी जम जाती है। ऑप्शन नंबर ए, इस कारण। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? याद रखिए, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, स्व उत्प्रेरक। आपको यहाँ याद रखना है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक सेकंड। घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे क्या हो? तो देखिए, घरेलू विद्युत युक्तियों को यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान की वोल्टता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह ऊतक या वह तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती है। याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा हृदय पेशिया तंतु। ऑप्शन नंबर ए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को, ठीक है, एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? तो भाई उत्प्रेरक विष जो होता है ये उत्प्रेरक का स्कंदन करके कार्य करता है। याद रखना, उत्प्रेरक का स्कंदन करके। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा? तो याद रखिए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीजन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? तो देखिए, करेक्ट आएगा श्वसन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिएगा, करेक्ट आएगा एसिटिलीन गैस। ऑप्शन नंबर डी। श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है किसमें? तो श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक किसमें होता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, कार्बनिक अम्लों में। अगला है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। किसके लिए? तो भाई यांत्रिक मदद हेतु। समावयवी यौगिक भिन्न प्रदर्शित करते हैं किसमें? तो देखिए, जो समावयवी यौगिक होते हैं वो भिन्न प्रदर्शित करते हैं किसमें? तो संरचनात्मक सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा का ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्यों? पीसा में साथियों झुकी हुई मीनार है और वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, इसका कारण क्या है? तो देखो, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वो आधार से होकर जाती है, इस कारण नहीं गिरती है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो भाई इसका कारण सिंपल सा है कि प्रकाश की जो चाल होती है ना साथियों, प्रकाश की वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इस कारण लाइट पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो
तो याद रखना जो कीट होती हैं उनमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं, यानी 6 टांगे होती हैं। अगला है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भाई देखिएगा तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेप्डेटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, लेप्डेटेरियोलॉजी। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन का योगदान कितना होता है, याद रखिए 20%। ऑप्शन नंबर डी। अंतिम क्वेश्चन है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है साथियों यूरेनियम, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा ये आपको निकालना है। अब देखो न्यूट्रॉनों की, जब भी कोई भी तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पूछे तो आपको करना क्या है, तो देखिए ये यूरेनियम है, ये आपका प्रोटॉन की संख्या है, इधर जो है प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या समान होता है, यानी जितनी परमाणु संख्या उतनी प्रोटॉन की संख्या। तो यूरेनियम का देखिए एटॉमिक नंबर होता है 92, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 92 लिखा हुआ है और यह है परमाणु भार। अब देखो जब भी न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालना हो तो जो भी परमाणु भार होगा 238, उससे आपको प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देना है। तो इसको माइनस अगर करते हैं तो 8 में 2 गया तो 6 बच गया, इधर आपका कितना बच गया साथियों, तो इधर आपका 13 में 9 गया, 13 नहीं माफ करना 13 नहीं 12 में अगर 9 गया, इधर नहीं 12 कहाँ से, एक 13 होगा ना, 13 में 9 गया तो 4 और इधर एक 46, यानी 146। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 146 है, यही आपका आंसर होगा, यही आपका न्यूट्रॉन की संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है, और अगर क्लास पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को एक लाइक करना, और अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।